आगे देखिए, हमारे पास ये है कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, जनरली हम डीसी सोर्स वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि इसके प्लेट के अक्रॉस जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लेट, इसके इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यानी ये सोर्स उस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। हम अब तक तमाम में यही करते चले आ रहे हैं। और साथ ही ये है कि अमूमन जो है, मैंने सीरीज़ में, पैरेलल में, सब में कैपेसिटर जो लगाए थे, तो वो अमूमन डायरेक्ट नहीं लगाए जाते, किसी भी सोर्स से रेजिस्टेंस के थ्रू ही लगाए जाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के भले आप थ्रू लगाएं, इसके सोर्स के वोल्टेज अगर हम कह लें VS हैं, तो जब इसमें से चार्जेस फ़्लो करेंगे यहाँ से, तो ये चार्जेस सारे डिपॉजिट होते जाएंगे किसके ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस तरह से कैपेसिटर के क्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो कि उस वक्त तक, जब तक कि अभी हम देख लेंगे, इसके बराबर नहीं हो जाता सोर्स के, 100% ही बराबर नहीं होता। पहले मैंने एक बार कहा था और उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए आगे इस पर बात नहीं की, अभी यहाँ देख लेंगे हम। लेकिन बहरहाल जब ये समझ लें कि चार्जेस का फ़्लो तकरीबन बंद हो जाता है, उस वक्त ये सारे वोल्टेज इस पर आ जाते हैं और आपके पास, क्योंकि करंट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आते हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो I × R होता है। और ये इसमें जो V है वो असल में क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर है। रेजिस्टर के दो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ना ये V ना यहाँ के वोल्टेज है ना यहाँ के वोल्टेज है, बल्कि इधर और इधर के वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस है, यानी इसमें से इसको माइनस करके निकाला जाता है। तो खैर वो IR के बराबर होता है। जो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, इसके वोल्टेज इसके बराबर आने लगते हैं, तो आपके पास यहाँ इसमें और इसके इस पॉइंट के दरमियान, इस सोर्स के पोटेंशियल में और इस पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच करने लगता है। और पोटेंशियल डिफरेंस करंट का फार्मूला, रेजिस्टेंस में से करंट का फार्मूला आपके पास, ये ज़रा ऊपर चला गया है तो मैं नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस में से करंट का फार्मूला आपके पास ओम्स लॉ में ये था कि आपके पास V/R, और इसमें V जो है आपके पास क्या होता है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के बराबर आएगा तो ये भी कम हो जाएगा और करंट जो है बहुत ज़ीरो के को अप्रोच करने लगेगा। तो उस सूरत में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो बहुत कम होगा और सारा का सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। यानी हमने वहाँ जो सीरीज़ और पैरेलल में बात की थी, रेजिस्टर को हटा के सिंपल रखने के लिए, रेजिस्टर लगाते तब भी जो आपके कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा होता, सीरीज़ में एक इस एंड वाले कैपेसिटर और एक आखिर वाले कैपेसिटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दो एंड पॉइंट्स के दरमियान, या पैरेलल में लगे हुए तमाम कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, अगर आप रेजिस्टर लगा भी देते हो उनके सीरीज़ में, जैसे ये सीरीज़ में लगा हुआ है, तब भी सोर्स के वोल्टेज तकरीबन कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होते हैं। अब मैं तकरीबन क्यों कह रहा हूँ ये भी हम देख लेते हैं। तो बहरहाल इस तरह से हमने सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा के कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। रेजिस्टर लगाते हैं हम बेसिकली आपके पास करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इसके वोल्टेज VS हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस, इसको हम VR कह दें लेट सपोज, और इसको VC कह दें, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वोल्टेज का, उसको VC कह दें। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो अगर, तो उस सूरत में आप इसके को लिखें, यहाँ से देखें, इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा होगा और करंट फ्लो करने की वजह से इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आ रहा होगा कुछ, और साथ ही साथ करंट क्या, चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस कैपेसिटर की प्लेट पर डिपॉजिट हो रहे होंगे, इधर से निकल के इधर जा रहे होंगे। तो अगर जो है आपके पास यहाँ से नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज आप कह लें कि निकल के यहाँ जा रहे हैं, हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ले रहे हैं, हम यूँ ले रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो आपसे पहले बात हो चुकी है, कॉन्वेंशनल करंट कहलाता है। सॉलिड कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, लेकिन जो है पॉजिटिव चार्ज का फ़्लो पहले लिया जा चुका है, मैं इस पर क्लास में बात कर चुका हूँ, बहुत सारे जो है लॉज इस पर बन चुके हैं। तो आज भी पॉजिटिव चार्ज का फ़्लो लिया जाता है। असल बात ये, कोई भी चार्ज फ्लो करे वो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, और वो जब भी किसी रेजिस्टर से गुजरता है तो उसमें जो है एनर्जी लूज़ करता है अपनी। तो हम कोई सा भी करंट ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव करंट जो है कॉन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज का फ़्लो ले रहे हैं, करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है, तो हम यूँ लेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हुए इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चले गए, इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुए, इधर उतने ही नेगेटिव चार्ज साथ साथ डिपॉजिट हो रहे हैं। तो बहरहाल जब भी आपके पास करंट फ्लो करता है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और करंट के फ्लो करते हुए जितने चार्जेस जाएंगे यहाँ से वो इस कैपेसिटर पर की प्लेट पर डिपॉजिट होंगे और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ से शुरू करें, अगर
तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं इस पॉइंट से आप कह लें हम ले रहे हैं इस पॉइंट से, और हम बात कर चुके हैं ये क्या है, ये कंडक्टर या दूसरे लफ्ज़ों में वायर्स हैं, वायर्स गुड कंडक्टर होती हैं। तो इसके अंदर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, एक भी पोटेंशियल सरफेसेस बन जाती हैं। लिहाजा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम VR लिखें, VR, फिर उसके बाद इस कैपेसिटर के इस इधर से लेके हम यहाँ से चले थे इस पॉइंट पे पहुँच गए, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो VR हो गया। फिर यहाँ से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो आपके पास हमने VC कहा हुआ है, तो प्लस VC, ये दो पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। और फिर ये देखें पूरा कंडक्टर है तो यहाँ पे कोई भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका बीच वाले का आ जाएगा, ये क्या है, सोर्स है, तो ये VS हो गया। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ये नेगेटिव साइड से आ रहा है, तो आप इसको नेगेटिव VS करके लिखेंगे। ये इक्वल होगा ज़ीरो के। क्यों ज़ीरो के इक्वल होगा, हम वैसे ही पहले लिखते रहे, क्योंकि आप इससे पहले इंटर वगैरह तक लेवल जो आपने पढ़ा है उसमें इस तरह से लिख देते थे डायरेक्ट, जैसे मैंने सीरीज़ और पैरेलल में लिखा। लेकिन अब यहाँ मैंने एक और बात भी कर दी कि हम यहाँ इस पॉइंट से चले थे और घूमते हुए देखें या आखिरी जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया VS वो यहाँ से यहाँ तक का लिया, गोया इसी पॉइंट पे वापस पहुँच गए। तो ये क्लोज लूप में आप घूम रहे हैं, क्लोज पाथ पे घूम रहे हैं, और जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था पोटेंशियल लेना उसी पॉइंट पे वापस पहुँच गए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास क्या आएगी, उसका डिफरेंस जो है ज़ीरो आ जाएगा। हमने कहा था किसी क्लोज पाथ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जो वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, वो ज़ीरो होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है। यानी इसी पॉइंट पर हम वापस पहुंच गए तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो ज़ीरो रहेगा। क्लोज पाथ पे आपने क्या लिया, पोटेंशियल लिए सारे, और उनका जब आपने अलजेब्रिक सम किया तो क्या आएगा, ज़ीरो आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। अब देखिए इसको एक और तरीके से भी EMF के लिहाज से भी लेते हैं। हमने EMF की बात नहीं की, लिहाजा मैंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कह दिया इसमें, और ये बेसिकली कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल इसके, या आप EMF के लिहाज से भी लेते हैं तब भी इक्वेशन यही बनेगी। तो हम इस वक्त इसको सिंपल रखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, ये आ गया। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास जो R रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जो वोल्टेज आएंगे, जाहिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आते हैं वो ओम्स लॉ है। अक्रॉस का मतलब इधर से इधर तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसको हमने VR लिया हुआ है वो ओम्स लॉ से आता है, I × R। तो ये हो जाएगा I × R जो करंट फ्लो कर रहा है वो, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है V कैपेसिटर के लिए, उसका फार्मूला है Q/C। और इस Q को मैं चले यूँ करके स्मॉल q लिख देता हूँ और स्मॉल q डैश लिख देता हूँ, Q'/C। डैश लिखने की वजह भी मैं बताता हूँ। स्मॉल q यूँ लिखा है कि आगे हम जो इक्वेशन जिस तरह सेट करेंगे उसके लिहाज से लिखा है। और ये VS ये सोर्स के वोल्टेज हैं, और हमने कहा ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से हम चार्ज कर रहे हैं, यानी ये हमेशा अपने वोल्टेज इतना ही रखेगा चाहे इसमें से कितने ही चार्ज निकलें। तो ये इक्वल टू हो गया ज़ीरो। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर आप जो है चलें इस VS को उधर ले जाएँ तो ये VS प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू बल्कि चलें हम इसको अभी फ़िलहाल ये कर लेते हैं कि VS और माइनस, एक मिनट, ओह पहले मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ। ये देखें I करंट क्या होगा। अब इसमें मसला समझने वाला ये है कि देखिए आपके पास जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे इस पर चार्ज डिपॉजिट होंगे और इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज होते चले जाएंगे कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है ना। वोल्टेज जैसे जैसे चेंज होंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट एंड दिस आपके पास सोर्स ये कम होता जाएगा, तो चार्ज भी आपके पास जो फ्लो कर रहे हैं एक जैसे अब यानी इंटरवल ऑफ टाइम में उनकी तादाद भी कम होती जाएगी, क्योंकि करंट कम होता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से। और करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो, ये तो चार्जेस कम होते जाएंगे। तो करंट के लिए हम ले लेते हैं, करंट जो है किसी इंस्टेंट पर जो फ्लो कर रहा होगा, इंस्टेंट का मतलब है किसी भी लम्हे में आप करंट का फ्लो लेंगे तो dq और dt होगा। dt लम्हे को हमने क्यों कहा, हम कह रहे हैं बस लेट सपोज कि 1 सेकेंड और 3 मिली सेकेंड पे क्या करंट होगा। बहुत एक छोटा सा इंटरवल लिया कि 1 सेकेंड और 3 मिली सेकेंड और 1 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड के दरमियान क्या करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी इंटरवल आप बहुत शॉर्ट ले लें अगर, तो क्या होगा, ये dt का मतलब क्या है, dt अप्रोचेस टू ज़ीरो है। यानी वो आप किसी एक लम्हे में या किसी भी एक टाइम पर जो है एक उस इंस्टेंट पर आप उसके करंट को ले रहे हैं, तो वो आपका इंस्टेंट क्या होगा, उसका टाइम आप बहुत शॉर्ट कर देंगे dt। तो dt जब शॉर्ट करेंगे तो जो dq यानी आपके पास जो चार्जेस का अमाउंट फ्लो कर रहा होगा वो भी कम हो जाएगा। तो dq ओवर r हो गया प्लस q'/c हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या है देखें, जब ये q जितना चार्ज अमाउंट इस पर क्या करें डिपॉजिट होगा तो ये q की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन हम क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ पे dq जो है बहुत
माइनर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम अब इसको देखेंगे कि चार्ज कितने कहाँ तक बढ़ सकते हैं, वो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। माइनस वी एस सोर्स के वोल्टेज इक्वल टू 0 होगी। अब आपके पास देखिए कि अगर मैं इन दोनों को उधर ले जाऊं तो ये हमारे पास हो जाएगा, अभी देख लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा वी एस माइनस क्यू डैश ओवर सी, और ये हो जाएगा डी क्यू डी टी ओवर आर इंटू आर। ये अब अहम बात ये है कि आपके पास हाँ ये ज़रा सा आउट हो रहा है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ जी, अब देखिए आगे हमारे पास बात ये है कि जो है यहाँ हम जो है मालूम करेंगे कि किसी भी, जब हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया था तो हमने सपोज़ किया हुआ है कि कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस 0 थे। उसके बाद हम एक इक्वेशन निकालने जा रहे हैं कि किस लम्हे में या कितने टाइम के बाद एक ऐसे फार्मूला या रिलेशन बनाए कि हम जब जिसमें हम मालूम कर सकें कि इतने टाइम के बाद इस पे कितने चार्ज होंगे, जो भी हम टाइम लेना चाहें, तो उसके बाद ये कितना चार्ज हुआ होगा, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी चार्जिंग कैसे होती है। तो उसके लिए आपके पास आपको जब कैपेसिटर बिल्कुल इसकी प्लेट्स खाली थी तो उस वक्त इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू डैश जिसे हमने लिखा हुआ है, इस वक्त क्यू डैश से शो किया हुआ है, वो 0 था। और फिर एक ऐसा टाइम, और उस वक्त टाइम भी क्या था, जब आपने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया था चार्जिंग के लिए तो टाइम 0 था। फिर एक ऐसा टाइम जिसको हम फार्मूला बनाने के लिए टी कह लेते हैं, उस टी में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे आइंदा 1.2 सेकंड के बाद मालूम करना है तो टी की जगह 1.2 पुट कर लिया। तो बहरहाल टी सेकंड के बाद इस पे जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो डी क्यू जितना चार्ज हम डी टी टाइम में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे इस डी क्यू के लिहाज से इस क्यू डैश को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके मालूम कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करके कि 0 से लेके उस चार्ज तक पहुँचने में इसने और इस साइड टाइम कितना लिया। तो अब मैं इस डी क्यू को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये नीचे आ जाएगा, लिहाजा आपके पास क्यू डैश को आप इधर ले आएँ और जो है डी टी को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास हो गया क्यू डी क्यू ओवर क्यू डैश, सॉरी ये तो प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी और प्लस क्यू डैश ओवर सी इक्वल टू वी एस सोर्स के वोल्टेज, और डी क्यू और डी टी इंटू आर भी है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और अब हमारे पास आ रहा है कि अगर मैं इसे हम जो है यहीं से सॉल्व करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ असल में। ये पूरे से हम इस डी टी को इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये यूँ आ जाएगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी क्यू और इक्वल टू ये हो गया वी एस माइनस क्यू डैश ओवर सी, ये वाली चीज़ फैक्टर, और ये डी टी इधर आ गया, और साथ ही साथ आर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और डी टी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, आर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो गया, इस तरह से अरेंज कर लिया। और फर्दर जो है मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको थोड़ा इस पूरे फैक्टर को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा डी क्यू ओवर वी एस माइनस क्यू डैश इंटू सी डिवाइड बाई सी, ये क्यू डैश डिवाइड बाई सी ये हो गया, और इक्वल टू हो गया डी टी ओवर आर। अब देखें हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं इस डी टी को इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, डी टी ओवर आर को हम इंटीग्रेट कर लेंगे आपके पास टाइम के लिहाज से। जब टाइम 0 था, जब आपने ये नज़र आ रहा है जी, ये देखें, जब आपने सर्किट को ऑन किया था बिल्कुल, और सर्किट्स में ये इसमें कैपेसिटर जो चार्ज होना शुरू हुआ था बिल्कुल, ठीक है ना, उस वक्त टाइम क्या था 0, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था उस वक्त से हम उस टाइम तक इसको जो है ये कर लेंगे, क्या नाम है आपका, इंटीग्रेट कर लेंगे जिस टाइम पे हमें मालूम करना है कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है। अच्छा, अब ये दोनों ही टी हो गया, चलें कोई बात नहीं, ऐसे भी समझ में तो आ रहा है, ये मैंने इधर लिख दिया असल में, और ये इधर ले आते हैं। अब इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू ओवर वी एस माइनस क्यू ओवर सी को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर के प्लेट
के क्रॉस चार्जेस 0 थे, ठीक है ना। और जब टाइम t तक पहुंचा तो इसके जो चार्जेस हैं वो आपके पास q तक पहुंच गया। चाहिए डी क्यू डैश था, ये हमने डी क्यू डैश कर दिया, और फिर ज़ाहिर है इस लिहाज से ये भी q डैश था तो इसको भी q डैश ही लिख दिया। यहाँ भी देखें q डैश था। ये मैंने डैश वैश क्यों किया, असल में इसलिए किया, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम q लिखेंगे, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो भी q होगा, तो ज़रा सा कन्फ्यूजिंग होगा। जैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, और उसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो वो भी t आएगा। तो बस सिम्बल्स को अलग करने के लिए मैंने ये काम कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन अब कैसे होगी। ये तो r कांस्टेंट है, क्योंकि हम इसमें लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है आपके पास हीट होने के बाद चेंज होती है, और हम इसमें हीट का इफेक्ट नहीं ले रहे होते। तो उस सिंपल रखने के लिए तो आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आपके ओम्स लॉ को भी जब हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ही लेते हैं। तो अब आपके पास जो है रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी गोया कि 1/r करके, और dt का सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन क्या होगा t, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t पे अपर लिमिट पुट करेंगे, टाइम t तक मालूम करना है तो t आएगा -0, ये आपके पास हो जाएगा। नीचे क्या है r, ठीक है ना, dt का t हो गया ओवर r, और इसमें लिमिट पुट किया, t की जगह अपर लिमिट t, और फिर 0 t की जगह तो t -0 ही आ गया, इक्वल टू। अब यहाँ जो है इसकी इंटीग्रेशन का मसला है। देखें इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, वैसे डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये है कि डायरेक्ट में थोड़ा सा शायद मसला हो। देखें अगर यूँ हो आपके पास है dx/x, तो ये आता है ln x, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब इसके लिए आपके पास किस तरह से करें, मसला ये है कि dq ऑपरेटर है और q डैश को इंटीग्रेट करना है, तो dq और q डैश ये बन जाता है, लेकिन बीच में ये वाली चीज़ भी है। तो इसके लिहाज से कैसे इंटीग्रेट करें, आप वही तरीका जो हमारे पास बुनियादी करते थे हम, कि इसको u सपोज करने vs सोर्स के वोल्टेज माइनस q डैश ओवर c को। तो आप मालूम करें कि dq के लिए जो du है वो किसके बराबर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस u को इंटीग्रेट कर देंगे, किसके लिहाज से, dq के लिहाज से u को आप इंटीग्रेट कर देंगे, गोया du ओवर dq कर देंगे। तो इसको भी आप d ओवर dq आपने यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, vs माइनस q डैश ओवर c। और अब ये आपके पास अंदर इन दोनों पे अप्लाई होगा, तो du ओवर dq हमारे पास ये आ जाएगा कि ये इस पे अप्लाई होगा, यानी या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका भी लेंगे, इस पे मल्टीप्लाई होकर इसका भी आएगा, और इस पे मल्टीप्लाई होकर इसका भी आएगा। तो ये सोर्स के वोल्टेज तो मुस्तकिल कांस्टेंट है, तो इसका जो है चार्जेस के लिहाज से आप जो डेरिवेटिव लेंगे, चार्जेस के फ़्लो के लिहाज से, इसमें से जितने मर्जी चार्ज फ्लो करें इसके वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इसमें चेंज नहीं आएगा। और जो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज को शो करता है, लिहाजा ये तो ज़ीरो हो गया। माइनस आपके पास ये इसका आ जाएगा, देखें d ओवर dq, और ये आ गया q डैश ओवर c। तो q डैश का क्या आएगा 1, और ये ओवर c जो है नीचे रह जाएगा। तो du ओवर dq आपके पास आ गया, माइनस का ये पूरा 1 हो गया, dq, ये dq डैश था ये भी, ठीक है ना, क्योंकि हम q डैश के को डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो dq डैश के लिहाज से लेंगे, ये भी dq डैश ही था हमारे पास। तो dq डैश ओवर dq डैश आपके पास क्या हो गया, तो 1 हो गया, और ये c नीचे एक कांस्टेंट है तो ये नीचे इस 1 के साथ आ गया, 1 ओवर c आ गया। अब आप देखें ये du किसके बराबर हो गया, du बराबर हो गया माइनस का 1 ओवर c और 1/c, हाँ ये आ रहा है जी, 1/c और dq के बराबर हो गया। मसला ये है dq और डैश, dq डैश के लिहाज से dq डैश हमें मालूम ये करना है कि dq डैश यहाँ पे मौजूद है खाली ऊपर, उसके साथ -1/c नहीं है, तो ये dq डैश किसके बराबर होगा। तो dq डैश किसके बराबर होगा आपके पास, इसके लिए इसको इधर ले जाएं तो ये 1/c, यानी c नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा c du, और ये माइनस का साइन भी इधर आ गया, -c du इक्वल टू हो जाएगा dq डैश के बराबर। और जी तो ये हो गया, गोया dq डैश की वैल्यू ये आएगी। तो इसको हम पूरे को चेंज कर सकते हैं किस तरह से, इस तरह से कि आपके पास जो है इसकी जगह, इस पूरे की जगह u लिखें, u, तो आपके पास ये क्या था, u हमने क्या लिया था, ये पूरा फंक्शन था, उसकी u लिख दिया, और आपके पास dq डैश किसके बराबर आ रहा है, -c इंटू du के बराबर आ रहा है, तो -c इंटू du आ गया ये आपके पास। और अब मैं इसको इंटीग्रेट भी आगे कर रहा हूँ, तो देखिए
इंटीग्रेट यहाँ पे क्या था, टी ओवर आर, ठीक है, वो आप पीछे देख लीजिएगा, टी ओवर आर, और इक्वल टू अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को, ये था हमारे पास माइनस सी डी यू ओवर आपके पास यू। और अभी हमने देखा था कि आपके पास अगर डी एक्स ओवर एक्स है तो इसका आता है एल एन एक्स, ये आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया इसका, ये तो कांस्टेंट है, ये कैपेसिटेंस है कांस्टेंट, तो माइनस सी आपने बाहर निकाल लिया, इसमें इंटीग्रल अप्लाई किया, डी यू ओवर यू का क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर एक्स का एल एन एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन यू आपके पास हो जाएगा, एल एन यू, ठीक है ना। ये अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट हमने वही रहने दी, लिमिट अभी हम चलें, अभी नहीं लिखी मैंने, लेकिन लिख लें आप। तो ये आपके पास माइनस सी जो है यहाँ ले आए तो माइनस टी, माइनस यहाँ आ गया, और ये सी यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो गया, ये हो गया माइनस टी ओवर आर सी, और ये हो गया एल एन, और यू की जगह इसकी आप यू की वैल्यू लिख दें, जो कि क्या थी आपके पास, पीछे आप देख लीजिए वी एस, और आपके पास था माइनस क्यू डैश ओवर सी, ये था जो, मुझे एक मिनट में देख लेता हूँ जी, यही थी हमारे पास, तो वी एस माइनस क्यू डैश ओवर सी ये। और इसकी लिमिट क्या थी कि जब चार्ज शुरू किया था हमने टाइम ज़ीरो पे चार्जिंग शुरू की थी, तो चार्ज ज़ीरो थे कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस, और आफ्टर टाइम टी ये आपके पास हमने कहा था क्यू हो गया, स्मॉल क्यू। तो अब आपके पास ये हो गया माइनस टी ओवर आर सी इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करें, देखें पहले अपर लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा एल एन, और इस पे अपर लिमिट इस्तेमाल अप्लाई करें तो हो जाएगा वी एस माइनस क्यू डैश की जगह आप क्या लिखेंगे, क्यू इस पे अप्लाई होगा ओवर सी, और ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस एल एन, लोअर लिमिट आपके पास आ गई। अब लोअर लिमिट में ज़ीरो है तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये क्यू की जगह आप ज़ीरो रखेंगे तो ये फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये वी एस वाला आ जाएगा, तो ये वी एस हो गया। फर्दर आपको पता ही है कि अगर दो, ये नेचुरल लॉगरिथम है एल एन, तो नेचुरल लॉगरिथम अगर दो चीज़ें हो, जैसे आपके पास होता था लॉग 2 और माइनस लॉग 4, तो आप क्या करते थे, असल में ये चक्कर क्या होता है, लॉग अभी हम देखें लॉग का मतलब होता है, लेट सपोज यूँ लिखा हुआ है 100, लॉग 100, और ये बेस 10 का कॉमन लॉगरिथम होता है, इसका आंसर 2 होता है। आंसर 2 का मतलब क्या, असल में मतलब ये होता है कि बेस 10 पे क्या पावर लगाई जाए कि ये इस नंबर के बराबर जाए, तो 2 पावर लगाई जाए। तो अगर आपको पता है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे 10 की पावर में यहाँ लिखता हूँ, कुछ भी हो 3 और डिवाइड बाई 10 की पावर 2, तो ये असल में क्या होता है, ये आपके पास जब डिवाइड करते हैं आप, तो ये पावर में से दूसरी पावर जो डिवाइड हो रही है वो माइनस हो जाती है। तो लॉगरिथम में जब भी इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके पास 10 की पावर पे आना है, तो जब आप इसको एक ही लॉगरिथम में लिखेंगे तो पावर, यानी आप लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरह से, तो पावर तो क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन जब आप जो है इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये एक नंबर की सूरत में क्या होगा, आपस में डिवाइड होगा। जो आपने पढ़ा था कि अगर जो है इस तरह से हो, आप लोग यूँ पढ़ते थे कि जी अगर प्लस हो रहा है तो आपके पास मल्टीप्लाई में, और माइनस हो रहा है तो डिवाइड में लेंगे, या डिवाइड हो रहा है तो लॉगरिथम में माइनस में लिखेंगे, ये उसकी वजह होती है। तो आप एक एल एन में लिख लें इसको, तो ये हो जाएगा वी एस माइनस क्यू ओवर सी डिवाइडेड बाई वी एस, ये हमारे पास आए। अब देखिए फर्दर जो है यही लॉगरिथम का ही मसला है। देखिए अगर आपके पास बेस, मैं इसको बेस 10 से कॉमन लॉगरिथम से समझाता हूँ, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम आप लोगों के लिए आसान भी होता है और वैसे आप प्रैक्टिस में भी होते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम में यूँ होता है, जैसा भी मैंने ऊपर भी लिखा कि लॉग, अगर आपके पास ये बेस 10, इसका बेस 10 होता है, 100 लिखा हुआ है, तो ये लॉग 100 का लॉगरिथम जो आता है 2 आता है। इसका मतलब ये होता है कि असल में 10 पे अगर आप पावर 2 लगाएं तो ये जो है 100 के बराबर आएगा। यानी अगर आप इस बेस पे, जो लॉगरिथम की बेस है, इस आंसर को लिखें तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और अब आपको इसमें लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो असल बात ये है कि ये पूरा एल एन नेचुरल लॉगरिथम के आगे ये पूरा लिखा हुआ है, और इसका आंसर ये आ रहा है, क्योंकि ये पूरा इक्वल टू इसके आ रहा है, तो इस पूरे का आंसर ये आ रहा है माइनस टी ओवर आर सी। तो अब देखिए इसके लिए आपके पास क्या है, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है ई। तो अगर बिल्कुल इसी तरह से जैसे कॉमन लॉगरिथम के बेस पर हमने पावर लगाई तो यहाँ से लॉग हट गया और ये इसके बराबर आ गया, बिल्कुल इसी तरह से नेचुरल लॉगरिथम के बेस पर, जैसे हमने कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 था, उस पर ये जो आंसर इक्वल टू के बाद जिसके बराबर आ रहा था उसको पावर बनाई, तो हम इस नेचुरल लॉगरिथम पे इसको माइनस टी ओवर आर सी को पावर बना दें अगर,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा ln के आगे जो कुछ लिखा है उसके। देखें बेस के ऊपर हमने इस पावर को लगा दिया तो इस ये जो है आपके पास लॉग के आगे जो कुछ लिखा था उसके बराबर हो गया, और इधर अब लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम हट जाएगा यहाँ से। ये सीधा सा कहते हैं कि अगर हम यहाँ एक्सपोनेंशियल पे ले लेंगे इस पावर को तो नेचुरल लॉगरिथम हट जाएगा, रीज़न ये है उसका। तो आपके पास ये हो गया VS माइनस Q/C और डिवाइड बाई VS, ये हमारे पास आ गया। अब जो है हमें असल में मालूम ये करना है, सबसे पहले VS इधर ले जाएं तो ये हो गया VS e की पावर माइनस T/RC इक्वल टू ये हो गया VS माइनस Q/C। और बेसिकली ये Q और C क्या था, ये हम इधर भी कर सकते हैं। ये Q और C था, देखें ये Q था कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्जेस आ रहे हैं वो ओवर उसकी कैपेसिटेंस ये बनता है उसके वोल्टेज, यानी ये कैपेसिटर के वोल्टेज VC को शो कर रहा है एट टाइम T, जो भी आप टाइम T ले रहे हैं वो सोर्स के वोल्टेज के कितने बराबर होगा ये आ गया। तो मैं इसको जो है इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और कितना चार्ज वगैरह ये मालूम करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है अब हमें। पहले हम वोल्टेज ही की बात कर लेते हैं, चलें। तो आप यहाँ पे ले जाएं से तो ये हो जाएगा VS e की पावर माइनस T/RC, और जो है आपके पास ये माइनस ये हो गया प्लस से VS, और ये हो गया माइनस Q/C। और ये आपके पास मज़ीद मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, तो इसको माइनस से प्लस में बना लिया, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q/C हो जाएगा, और इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू के इधर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इधर लिख लिया। अब इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आपका माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, वही हो जाएगा VS, और फिर उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने इधर भी और इधर भी, तो ये आपके पास प्लस हो गया, और ये वाला आपके पास प्लस हुआ, और ये वाला फैक्टर जो है माइनस में हो गया। VS e की पावर माइनस T/RC, ये हमारा फार्मूला आया। और इसको फर्दर मैं जो हूँ Q/C क्या था, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहे थे उसको हमने VC लिखा था, तो आपके पास ये हो गया। इसमें से VS कॉमन निकालें तो बन जाएगा 1, इधर 1 बचा, कॉमन निकाल लिया, माइनस आपके पास e की पावर माइनस T/RC। ये हमारे पास आ गया कि आफ्टर टाइम T कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होंगे वो सोर्स के वोल्टेज के 1 माइनस e की पावर T/RC होंगे। अच्छा अब देखें T/RC होंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो टर्म है RC, ये असल में एक ख़ास टर्म है। R फॉर है जो रजिस्टर सीरीज़ में आपने लगाया था जिसके थ्रू आप चार्ज कर रहे थे पीछे। अब मैं ये ले इसको डायग्राम देख लीजिए, ये रजिस्टर, और जो है C फॉर है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो ये आपके पास क्या है, जैसे लेट सपोज कि आपके पास कैपेसिटर अमूमन जो है माइक्रोफेरेड में होते हैं, क्योंकि फेरेड का कैपेसिटर बहुत बड़ा उसकी प्लेट्स चाहिए होंगी आपको। तो ये आपके पास फ़र्ज़ कर लें ये 1 माइक्रोफेरेड का, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 लिखते हैं। C जो है 1 माइक्रोफेरेड है, और जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटर की, और जो है आपके पास ये जो है आप समझ लें 100 किलो में, किलो 10 की पावर 3 होता है। तो चले मैं क्या कर देता हूँ 1000 किलो में, 1000 किलो में, आसानी के लिए बना दिया। तो ये R और C की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगी, और ये 10 की पावर माइनस 6 तो 10 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ये 1 जो है असल में क्या चीज़ है, ये टाइम कांस्टेंट RC जो है ये असल में टाइम कांस्टेंट टॉ कहलाता है, उसको शो करता है। अब ये टाइम कांस्टेंट की क्या अहमियत है देखें। इस वक्त मैंने सपोज़ किया कि अगर आपने 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को आप 1000 किलो ओम की रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा के चार्ज कर रहे हैं, तो ये 1 आ रहा है। असल में 1 क्या आ रहा है, अगर आप इसको गौर करें तो ये बेसिकली जो है टाइम ही आ रहा है। क्यों, कैपेसिटेंस का यूनिट आप RC का यूनिट निकालें, C कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, आपने निकाला हुआ है Q ओवर जो है V, हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आती थी, Q कूलम होता है और V का वोल्ट होता है। और R रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ के लिहाज से जो है फार्मूला है V/I। V हमारे पास वोल्ट इसका यूनिट है, और I का यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर होता है कूलम चार्ज, जितने कूलम चार्ज। एम्पियर हमारे पास करंट होता है Q/T, ये हमारे पास होता है। Q/T का मतलब है
कि हाँ जी आ रहा है, क्यू ओवर टी का मतलब है कि कितने चार्ज ओवर टाइम। तो ये आपके पास क्यू का कूलम है और टाइम का सेकंड है, या टाइम चले मैंने सेकंड लिख दिया। देखें कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, और पाउंड के नीचे पाउंड है तो ये ऊपर चला जाएगा। गोया कि आर सी का जो यूनिट आ रहा है वो सेकंड ही आ रहा है, गोया कि टाइम को शो कर रहा है। अब इस टाइम में क्या ख़ास बात होती है, अगर आप आर और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर बन रहा है उतने टाइम के बाद कैपेसिटर की चार्जिंग लेंगे तो ये तकरीबन 0.63 टाइम्स बनता है। अब इस वक्त जो है इसको देख लीजिएगा। तो मेरे पास जो है इसमें 1 मिनट मैं कैलकुलेटर देखता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे जो है हमने जैसे इस वक्त ये सपोज़ किया था कि आपका जो ये जो है रेजिस्टर हमने कहा कि 1000 किलो ओम की है, तो 1000 किलो ओम हमने लिखा 1000 किलो 10 की पावर 3 होता है। और कैपेसिटेंस जो है आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो C1 माइक्रो फैराड की है। तो ये क्या हो गया, ये इसको भी हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई होते हो तो 6 और -6 10 की पावर 0 हो गई, और 10 की पावर 0 है किसी भी चीज़ की पावर 0 1 आता है। 1 दे रहा है, यानी आर सी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, नीचे 1 आ रही है। तो अगर आप टाइम को भी 1 सेकेंड लें, गोया कि इसका मतलब ये है अगर आप देखें कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड का मतलब ये है कि टाइम जो है उसी वैल्यू के बराबर है जो आर सी है। आर सी के बराबर ही अगर टाइम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया, ई की पावर -1। तो देखें अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मेरे पास ज़रा इस वक्त पुराना कैलकुलेटर मिला, ये देखिए फैक्टर ये आ रहा है। सिर्फ मैं इस फैक्टर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 - ई की पावर -t ओवर आर सी। और आर सी की जो वैल्यू है जो कि हमने 1 का है, अगर आप टाइम को भी 1 लेंगे तो 1/1 ही आएगा, माइनस का 1 का मतलब ही असल में 1/e की पावर है, क्योंकि माइनस पावर में हो तो वह पाउंड में नीचे होती है। आप नीचे ऊपर माइनस में पावर तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने इसी तरह लिख दिया 1 - e की पावर -1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर -1 बनेगी। तो देखें 0.632 बन रहा है। 0.632 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सोर्स के वोल्टेज से। इसका मतलब है जो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज आएंगे वो आपके पास सोर्स वोल्टेज के 0.632 टाइम्स के बराबर होंगे। किस 1 ये असल में आर सी मिला के जो है मैंने अभी कहा टाओ जितना टाइम कहलाता है, कि 1 टाओ जितने टाइम को अगर आप लेंगे, यानी आर सी के बराबर के टाइम को लेंगे 1 टाइम्स के, तो उसमें कैपेसिटर आपका 6.632। और अगर आप परसेंटेज में मालूम करेंगे, टाइम में आ रहा है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 63.2% चार्ज होता है। ये इसका अमूमन 1 टाइम साइकिल कहलाता है, टाओ जितने टाइम साइकिल। अब होगा कि आपके पहले जब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सोर्स के वोल्टेज 5 वोल्ट हैं तो उसका 63% चार्ज होगा, 63 टाइम्स चार्ज होगा। मल्टीप्लाइड भी देखें मैं 5 कर रहा हूँ तो ये 3.16 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, तक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस इतने वोल्टेज आएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम जो ये चार्ज होगा तो जाहिर है अब पोटेंशियल डिफरेंस जो रह जाएगा वो रह जाएगा सोर्स के वोल्टेज अगर आपने 5 सपोज किए हैं तो 5, और कैपेसिटर इतना चार्ज हो चुका है -3.16। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा वो कम रह जाएगा। तो अगली बार जो है जितना पोटेंशियल डिफरेंस रह गया है, लेट सपोज मैं इसको 3.2 ले लेता हूँ, तो आसानी के लिए कह लें 1.8 का पोटेंशियल डिफरेंस रह गया है, किसमें, सोर्स और कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान। तो आपके पास जो है अगली बार जो है ये 1.8 का जो है आपके कितने परसेंट चार्ज होगा, 63.2% चार्ज होगा, जो कि अब और कम चार्ज होगा उतने ही टाइम में। कितने टाइम में, जो कि टाओ सी जितना टाइम है, जिसको हमने अभी मिसाल में अपने 1 सेकंड के बराबर लिया, यानी अगले सेकंड में ये जो है आपके पास दूसरे सेकंड में इस 1.8 का जो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया उसका 63.2% चार्ज होगा। और जाहिर है कि वो और कम हो जाएगा, बहुत कम होगा। तो क्योंकि 1.8 के पोटेंशियल डिफरेंस के का 63% है, तो वो जो भी चार्ज आया 3.16 वो और प्लस मज़ीद जितना चार्ज हुआ वो मिला के उसका 2 सेकंड के बाद टाइम होगा। यानी वो टाइम क्या होगा, 2, ये आपके पास आर सी का टाइम क्या होता है, टाओ के बराबर होता है। तो नीचे तो आर सी की जगह टाओ आ जाएगा, वो 2 टाओ के बराबर का टाइम होगा। यानी हमने इस मिसाल में 1 सेकंड का लिया हो तो 2 सेकंड का टाइम का होगा, तो 2 सेकंड बाद इतना चार्ज होगा। अब देखें मैं ये कह रहा था, पीछे भी हमने कहा था कि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे इसके और प्लेट के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, तो चार्जेस जो इसकी तरफ फ्लो कर रहे हैं वो भी कम होते जाते हैं, यानी करंट भी कम होता जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के साथ साथ ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस
आपने करंट कंट्रोल करने की लगाई हुई है जो उसके लिहाज से इस एंड पॉइंट रेजिस्टेंस के इस एंड पॉइंट से कैपेसिटर लगा हुआ और इधर जो है सोर्स लगा हुआ है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो अब चार्जेस भी आराम से मूव करेंगे, यानी ये बहुत स्लो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से कभी भी जो है ये वाले पोटेंशियल जो सोर्स के हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का है उस वोल्ट तक 100% कभी भी चार्ज नहीं होता कैपेसिटर। लेकिन अब देखें क्या होता है, अगर मैं इसी फार्मूले के लिहाज से टाउ सी के 5 टाइम्स के बराबर, ये हमारा फार्मूला था, टाउ जितने 5 यानी आर सी जो है ये टाइम कांस्टेंट टाउ कहलाता है। अगर मैं टी को यानी टाइम को इस आर सी के 5 टाइम्स के बराबर ले लूँ, आर सी की जो वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे जो मिसाल ली है इसमें 1 सेकंड की आ रही है, तो 1 सेकंड के 5 टाइम्स के अगर मैं बराबर ले लूँ तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, देखिए ये आ गया 1, मैंने फार्मूला फिर लिखा माइनस ई की पावर, ई मेरे पास यहाँ है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास जो है क्या आ रही है -1, ठीक है ना, -1 ये हमारे पास, ये आई थिंक सो इसको एरर देगा तो -1 में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -1, ये हमारे पास सॉरी अब -1 नहीं बल्कि हमने क्या कहा है 5 टाइम्स के बराबर। तो हमने आर सी की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी, हमने मिसाल के तौर पे ले लिए 1 सेकेंड है, तो 1 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा -5। आप देखें अगर मैं इसको -5 लिख के करूँगा तो ये कितने परसेंट आ रहा है 0.993, अगर यानी जो VS ये पूरा फैक्टर 0.993 के बराबर है, यानी सोर्स वोल्टेज के जो सोर्स के वोल्टेज थे उसके ये कितने कैपेसिटर के वोल्टेज, देखें इस पूरे का आंसर किसके बराबर आ रहा है VC के, यानी कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं। तो जो सोर्स के वोल्टेज हैं इसको 0.993 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैपेसिटर के वोल्टेज इस सोर्स वोल्टेज के 0.99 टाइम्स तक चार्ज हो जाएंगे। 0.99 ये टाइम में आपको उसमें मालूम करना है, परसेंटेज में तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो ये आपके पास 99.3 टाइम्स तक या 99.3% तक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएंगे वो सोर्स वोल्टेज के 99.3% होंगे। तो एग्जैक्टली सोर्स वोल्टेज के बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन कैपेसिटर के वोल्टेज हम लेते हैं, हम ये प्रैक्टिकली कहते हैं या लेते हैं कि टाउ जितना जो टाइम है यानी आर सी से मिला के जो टाइम बन रहा है उसके 5 टाइम्स के बराबर टाइम में, यानी आर सी मिला के जो भी टाइम बन रहा है, जितने सेकंड का भी टाइम बन रहा है उसके 5 गुना टाइम में आपके पास कैपेसिटर तकरीबन प्रैक्टिकली हम कहते हैं 99.3 को ही हम कहते हैं कि 100% चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया। आप 100% ना कहें तो कहें फुल चार्ज हो गया इसको, तो प्रैक्टिकली इसको फुल चार्ज होना कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि टाउ जितने टाइम के 5 टाइम्स में, यानी आपके पास टाउ जितना टाइम आपका इसका एक साइकिल कह देते हैं बाज़ लोग, तो 5 साइकिल्स में आपके पास कैपेसिटर तकरीबन चार्ज हो जाता है। मज़ीद बुक्स में लिखा हुआ है बाद में कि अगर आप इस टाउ जितने टाइम को 10 टाइम्स ले लें तो उसके बाद करंट ना होने के बराबर रह जाता है। लेकिन बहरहाल ये 100% अगर चार्ज होगा, यानी आपके पास कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जितने वोल्टेज सोर्स के हैं उतने ही आ जाएंगे, तो फिर चार्जेस का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। हम इसको मज़ीद देख सकते हैं, मैं चलें कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए क्यों नहीं होता। अगर हम मैथमेटिकली भी देखें तो इनफाइनाइट टाइम आएगा, और इनफाइनाइट कैसे आएगा, ये देखिए यूँ आएगा कि आपके पास अगर मैं ये लूँ ये फैक्टर, इस फैक्टर को असल में VS को VC को VS होने के लिए इस पूरे फैक्टर को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 VS से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, VC बराबर है 1 VS से मल्टीप्लाई होगा तो ये VS खाली रह जाएगा, VC बराबर है VS क्या आ जाएगा, यानी सोर्स के वोल्टेज के बराबर कैपेसिटर के वोल्टेज आ जाएंगे। अब ये वाला फैक्टर जो है, ये पूरा फैक्टर 1 कैसे होगा, जब यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाए, 0 हो जाए, और ये e की पावर माइनस, मैं इधर कर रहा हूँ, e की पावर माइनस टाउ ओवर RC का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब है 1 अपॉन में दिया हुआ है e की पावर t ओवर RC। अब इसके लिए t क्या होगा, देखें किसी भी चीज़ को हम मैथमेटिकली यूँ लेते हैं कि इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है, ठीक है ना, आंसर 0 आता है। तो इस e की पावर माइनस टी ओवर RC का आंसर उस वक्त 0 होगा जब ये पूरा फैक्टर e की पावर t ओवर RC नीचे इनफाइनाइट आ जाए। ये इनफाइनाइट कैसे आएगी, किसी भी चीज़ की पावर जो है, अगर आपके पास इसमें RC तो फिक्स है, आपने खुद फिक्स कर दिया, आप टाइम ले रहे हैं कि कितने टाइम के बाद ये फुल चार्ज होगा, तो अगर ये टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर अगर 2 होगी तो आंसर ज़्यादा आएगी, की पावर 3 होगी तो आंसर और ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगी तो इसका e की पावर इनफाइनाइट
ओवर आर सी का आंसर बहुत बड़ा आएगा। बहुत बड़ा का मतलब इनफाइनाइट होगा, और 1 ओवर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अब ये इनफाइनाइट में टाइम कितना इनफाइनाइट हो, ये तो कोई लिमिट नहीं तय की जा सकती ना। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर 100% सोर्स वोल्टेज तक चार्ज नहीं होता, या इनफाइनाइट टाइम में चार्ज हो सकता है, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मैंने कहा कि टॉ जितने टाइम को, इसको फर्दर अब यूँ भी लिख देते हैं, वी सी इक्वल टू वी एस 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, आर सी की जगह टॉ लिख देता हूँ। टॉ खुद क्या है आपके पास, आर सी, आर और सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास होता है। हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं कि टॉ के 5 टाइम्स जितने टाइम में आपके पास जो है कैपेसिटर तकरीबन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए फुल चार्ज हो जाता है, हम उसको कहते हैं। इसीलिए मैंने पीछे एक जगह कहा था कैपेसिटर 100% सोर्स वोल्टेज तक चार्ज नहीं होता, लेकिन बार बार मैंने उस चीज़ को नहीं दोहराया था, क्योंकि उस वक्त हम उसकी फिर वजाहत में नहीं जाना चाह रहे थे, चीज़ को उलझाना नहीं चाह रहे थे। तो ये होता है, लेकिन इसी चार्ज को 99% 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज तक चार्ज होने को ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में या लैब्स वगैरह में फुल चार्ज होना लेते हैं, या मैक्सिमम चार्ज आप उसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज हो गया।